Hello students, how are you? Hope you all are fine. प्रीवियस क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इन्फाइनाइट सीट डिस्क के बारे में पढ़ा था कि उसके कारण एक्सिस पे फील्ड कैसे निकालते हैं। तो इन्फाइनाइट सीट के आसपास फील्ड कांस्टेंट होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो उसी की तरफ, ठीक सरफेस पे परपेंडिकुलर। डिस्क के कारण एक्सिस पे भी हम लोगों ने फील्ड निकाला था। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने से पहले हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों इंटर रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत जगह इसे लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, लेकिन लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलेंगे हम लोग। किसी किसी जगह पे आप पढ़ेंगे लाइन ऑफ फोर्स, इसी चीज को कहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग उसे फील्ड लाइन बोलेंगे क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है लाइन ऑफ फोर्स बोलना। कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो देखिए ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इस टॉपिक को। मतलब हमने का मतलब मैंने नहीं, साइंटिस्टों ने, फिजिकिस्टों ने ये आइडिया देता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। एक ज्योमेट्रिकल आइडिया से हम लोग किसी चार्ज की वजह से या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी लोकल पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे हम फील्ड का आइडिया लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जिससे हम किसी स्पेस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ और उसके डायरेक्शन का आइडिया लगाते हैं। यानी ये सारे लाइंस जिनकी हम बात अभी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो बात करेंगे, ये सब हाइपोथेटिकल लाइंस है ना। मतलब कुछ रूल्स है जिसको हम अगर फॉलो करें तो हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ और उसके डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस। ये कैसी लाइंस है? दीज आर hypothetical lines which gives us idea of field strength and direction at a point। किसी पॉइंट पे फील्ड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन का हमें आइडिया मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब हम बात करें बहुत सारे पॉइंट्स, अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये टॉपिक, तो कुछ चीजें पॉइंट वाइज जो मैं बोलूंगा, मैं सारे पॉइंट्स को लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना इनको, है ना। सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स हैं इस फील्ड लाइंस के। उस फीचर्स को हम लोग देखते हैं कि ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है का मतलब इमैनेट करती है। यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है कोई कहीं, तो इससे ये लाइंस निकलती है, और निगेटिव चार्ज की अगर बात करें, कहीं पे माइनस क्यू चार्ज है तो वहां पे ये लाइंस टर्मिनेट करती है। टर्मिनेट करने का मतलब वहां पे आके फॉल करती है वो लाइंस, और टर्मिनेट कर जाती है मतलब खत्म हो जाती है वहां पे लाइंस। आप एरो को ध्यान दीजिएगा, इधर एरो आउटगोइंग है और इधर एरो इनकमिंग है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और निगेटिव पे आकर के स्ट्राइक करती हैं, टर्मिनेट कर जाती है वहां पे। ये पहला फीचर है इसका, है ना। दूसरा, ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती उसकी बात हम अभी करेंगे। ये दिस लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अब ऐसा क्यों? आप पूछेंगे कि सर ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि एक और पॉइंट है कि इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी गिवन चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है, वहां पे उन फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे जाके अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट हमें
उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का आइडिया देती है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी गिवन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, किसी गिवन चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, और कोई मुझसे कहता है कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बी पे किधर होगा, पॉइंट सी पे किधर होगा। तो ए पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट की तरफ हो जाएगा। पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो वो इधर की तरफ हो जाएगा। पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो वो इधर की तरफ हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न में किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। मतलब उस पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज ले जाके मैं रख के और छोड़ दूं तो वो फील्ड की तरफ एक्सेलरेट करेगा, हम जानते हैं, यानी फील्ड की तरफ उस पर फोर्स लग जाएगा। तो फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा तो यहां पे जैसे मैं रखूं तो फोर्स किधर की तरफ लग जाएगा, राइट, ये एरो की तरफ। जब वो फोर्स एरो की तरफ लग जाएगा तो एक्सेलरेट तो एरो की तरफ कर जाएगा। तो अब कुछ देर बाद अगर आप सोचोगे कि आगे जाकर के, क्योंकि थोड़ी देर के बाद टेंजेंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो क्या इस फील्ड लाइन को फॉलो करेगा वो चार्ज? नहीं क्यों? क्योंकि ए पे फोर्स किधर लग गया, ए की तरफ लग गया। और हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी चलती है किधर की तरफ, अपने वेलोसिटी की तरफ, एक्सेलरेशन की तरफ चलती है, ये जरूरी नहीं है। तो ए पे अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को रख दूंगा तो वो एक्सेलरेट इस टेंजेंट की तरफ कर जाएगा। तो टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेट करते ही थोड़ी देर बाद उस पर फोर्स किधर लगेगा, तो थोड़ी देर बाद फोर्स उस पर टेंजेंट की तरफ लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो जैसे ही फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए यही कंट्राडिक्शन जो मैंने बोला था ना कि लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलना चाहिए, लाइन ऑफ फोर्स है ना, लाइन ऑफ मोशन, ये कंट्राडिक्टरी वर्ड हो जाएगी। दूसरी बात कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये फील्ड लाइंस, मान लो ये दो फील्ड लाइंस है किसी भी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यहां ये इंटरसेक्ट कर गए, सपोज लेट, तो इंटरसेक्ट कर गए तो एक कंट्राडिक्शन फिर आ जाएगा। क्यों, क्या आएगा? क्यों, अभी हमने कहा कि किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न में, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो अब यहाँ तो दो टेंजेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इस कर्व के मुताबिक ये एक टेंजेंट हो जाएगा और इस कर्व, ऊपर वाले कर्व के मुताबिक ये टेंजेंट हो जाएगा। अब फील्ड इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा? एक ही पॉइंट पे फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर वेक्टर के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेरे से कोई पूछेगा ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इधर लूं या इधर लूं, तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी, ठीक है ना। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट ए पॉइंट the tangent gives us the direction of electric field, and while intersection there will be two tangent at a point, so there will be two direction of electric field which is not possible. अगर ये इंटरसेक्ट कर गए तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, है ना, इसीलिए एक वेक्टर का दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे नहीं हो सकता, इसीलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। ये है दूसरी बात। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक बात तो हम जान चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे क्या करती हैं, टर्मिनेट करती हैं। अब यहां से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, कितनी टर्मिनेट करेंगी, अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि ये, यानी नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि द फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। मतलब किसी गिवन चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, ज्यादा निकलेंगी या कम निकलेंगी, इसका आइडिया हम उस चार्ज से लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास यहां पे +5 कूलम चार्ज है और इससे कुछ लाइंस निकल रही हैं, और यहां पे कहीं 10 कूलम चार्ज है प्लस, इससे कुछ लाइंस निकल रही हैं, तो इससे जो लाइंस निकलेंगी उसका नंबर ऑफ लाइन विल बी मोर देन दिस 5 कूलम, है ना। अगर एक ही यूनिट में हम बात कर रहे हैं तो अगर इससे 4 लाइन निकली है, देखना जरा यहां से कितनी लाइन मैंने निकाली है, 1 2 3 4, 5 कूलम चार्ज से मैंने 4 फील्ड लाइंस निकाली हैं, तो 10 कूलम चार्ज से मुझे 8 फील्ड लाइंस निकालना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये निकालना होगा। मतलब द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जैसे मान लो यहाँ पे एक +q चार्ज है और यहाँ पे -4q चार्ज है, सपोज इससे एक लाइन निकली सपोज, तो इस पे 4 लाइन टर्मिनेट करेंगी, 4 लाइंस इस पे टर्मिनेट करेंगी। क्योंकि टर्मिनेट क्यों कर रही है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। और 4 लाइन क्यों टर्मिनेट कराया मैंने? क्योंकि +q से एक लाइन निकली थी। निकली क्यों थी? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना। तो अगर +q एक लाइन इससे निकलती है तो इस पे 4 लाइन टर्मिनेट करनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट है, पांचवा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात कीजिए तो किसी भी चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस है ना, वैक्यूम में तो बहुत सारी फील्ड लाइंस निकलेंगी। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इसी चार्ज को, इन्हीं दोनों में से किसी चार्ज को अगर हम किसी मीडियम में रख दें तो उनसे निकलने वाली फील्ड लाइंस है ना बाई के टाइम हो जाती है। बाई के टाइम वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये +q चार्ज है और ये अभी वैक्यूम में है, ये अभी किसमें है? वैक्यूम में है। और ये वही +q चार्ज वाटर में एक बार मैंने रख दिया। कहां पे रख दिया? वाटर में रख दिया। तो क्या होगा? तो वैक्यूम से अगर बहुत सारी फील्ड लाइंस निकल रही है, n फील्ड लाइंस निकल रही है, तो पानी से इसी चार्ज से फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी? तो n/81 निकलेंगी, n/81। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो निकलेंगी ही, लेकिन उतनी नहीं निकलेंगी फील्ड लाइंस उसी चार्ज से जितनी वैक्यूम में निकलती थी। वैक्यूम में अगर n फील्ड लाइंस निकलती थी तो वाटर में जाते ही n/81 फील्ड लाइंस उससे निकलेंगी, है ना। n/81 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 1/k टाइम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का संख्या, और k यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 81। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स की अभी हम बात कर रहे हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान देकर लिखना है इसको। अगर हम बात करें आगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हमने देखा वो ये देखा कि वैक्यूम में जितनी फील्ड लाइंस किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं या नेगेटिव पे टर्मिनेट करती हैं, उसका 1/k टाइम किसी मीडियम में निकलेंगी या टर्मिनेट करेंगी। हियर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हियर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑलराइट। दूसरी बात, अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है, मतलब फील्ड लाइंस कुछ ऐसा मैं पैटर्न बना दूं, है ना। डेंस का मतलब जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज है, एक दूसरे के क्लोज है। ये पॉइंट मान लो A है और ये पॉइंट कोई B है, ठीक है ना। तो E at A और E at B के स्ट्रेंथ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, E at A and E at B। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं E at B इज ग्रेटर देन E at A। इससे क्लियर क्या होता है? तो इससे ये चीज क्लियर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे डेंसर होंगी, क्या होंगी? डेंसर होंगी, वहां पे उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ज्यादा होगा, क्योंकि बी के आसपास जो फील्ड लाइंस है वो क्लोजली पैक्ड है, ए के आसपास उतना क्लोज नहीं है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बात कर सकते हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड हो। पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड का मतलब ये जितनी भी फील्ड लाइंस हैं इन सब के आपस में किसी दो के कंसेक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस सेम है और ये सब पैरेलल है, तो इसका मतलब होता है फील्ड यूनिफॉर्म है। फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह फील्ड कांस्टेंट है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि सारी ये पैरेलल फील्ड लाइंस है, और मैग्नीट्यूड में क्यों? क्योंकि इक्वल स्पेसिंग है। ओके, तो ऐसा पैटर्न कहीं मिल जाए, पैरेलल फील्ड लाइंस एंड इक्वली स्पेस्ड, तो फील्ड क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर कहीं की फील्ड लाइन का पैटर्न पैरेलल तो है
लेकिन इक्वी स्पेस नहीं है। ये फील्ड लाइंस पैरेलल हैं लेकिन इक्वी स्पेस नहीं है, यानी यूनिफॉर्म तो है लेकिन डायरेक्शन में केवल यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन। फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड, नॉन यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड, ऐसा फील्ड लाइन है ना, क्योंकि जो इक्वली स्पेस्ड यहां लाइंस नहीं है। यूनिफॉर्म डायरेक्शन में यूनिफॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि ये सब के सब पैरेलल थे, बिल्कुल क्या थे, पैरेलल थे। उसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे फील्ड लाइन कर्व है लेकिन इक्वली स्पेस्ड है, ये इक्वली स्पेस्ड है, मतलब ये जो स्पेसिंग है बिल्कुल सेम है, इक्वली स्पेस्ड है बट पैरेलल नहीं है, है ना। ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के ये कर्व हो गई है, तो यहां पे क्या है, यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म इन मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में यानी स्ट्रेंथ में यूनिफॉर्म यानी सेम रहेगा, बट नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक चीज और पता चलता है कि किसी भी गिवन चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चूंकि ये ड्रॉ तो हम करते हैं, ये तो हमने इंट्रोड्यूस किया है फील्ड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को पढ़ने के लिए किसी पॉइंट पे, तो हम जब भी किसी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हम इस एक बात का ध्यान रखते हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है that is directly proportional to number by area, number of field lines by area। मतलब किसी पॉइंट से किसी स्मॉल एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करती हैं वहां के यूनिट एरिया से पास करने वाला फील्ड लाइन यानी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और यहीं से एक बात निकल के आती है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया is directly proportional to E into A, electric field into area। और यहीं से इसी इक्वेशन से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है फ्लक्स का, जिसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। यानी याद रखना है, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं फिर रिपीट करता हूं अपने स्टेटमेंट को कि फॉर ए गिवन चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सच ए वे दैट एट ए पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of field lines per unit area, n directly proportional to E into A हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो n is directly proportional to E into A। और यहीं पे एक एडिशनल वर्ड मैं लगा दूं कि किसी भी एरिया को परपेंडिकुलरली जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं उसी को हम लोग फ्लक्स कर देते हैं, इसी को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर देते हैं। तो फ्लक्स का डिफिनीशन आगे आ जाएगा, यानी यहीं से फ्लक्स का डिफिनीशन निकलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फील्ड लाइंस का पैटर्न, तो ये बोर्ड में आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, 1 मार्क 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर फीचर, ये अपने आप में 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारी बातें आप लिख दीजिएगा, बोर्ड पे भी मार्क्स आपके आ जाएंगे। एक चार्ज के कारण हम लोगों ने देखा, मान लीजिए 2 चार्ज हो, है ना, 2 चार्ज हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे, जैसे बाइनरी चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है और सामने एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज का यानी हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम ऑफ चार्ज है, 2 चार्ज है ना, तो अब इन दोनों की वजह से फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती है नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है। याद रखना है, इसको ड्रॉ करने का हार्ड एंड फास्ट कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, इसको ड्रॉ हमेशा आइडिया से किया जाता है और उस आइडिया में हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। किन बातों का, तो ये जो जितने भी पॉइंट्स है इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं जब फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो किसी भी 2 फील्ड को इंटरसेक्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गए तो फिर से वही 2 टैंजेंट हो जाएंगे और 2 टैंजेंट हो गए तो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म, बात खत्म हो जाएगी।
है ना। दूसरी बात, एक और बात का क्या ध्यान रखना है, तो इन दोनों चार्ज की वजह से फील्ड कहीं पे देखना है तो फील्ड लाइंस इस प्रकार ड्रॉ करना है मुझे, इस बात को ध्यान रखते हुए कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो किधर की तरफ जाना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो ये फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ ऐसा ही हो जाएगा, फील्ड लाइन का पैटर्न। दिस इज द फील्ड लाइन पैटर्न फॉर ए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। अब आप चलो इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, जितनी भी बात मैंने की है आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे? तो अगर कोई कहता है यहाँ पे फील्ड, यहाँ इस पॉइंट पे फील्ड किधर की तरफ होगा, तो इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर की तरफ होगा, थोड़ा सा रफली आइडिया लगाते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज से किधर की तरफ होगा, अवे, और इस नेगेटिव चार्ज से किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स, है ना। E ड्यू टू प्लस क्यू का ये डायरेक्शन हो जाएगा, E ड्यू टू माइनस क्यू का ये डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आप दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो देखो टैंजेंट की तरफ जा रहा है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टैंजेंट की तरफ गया ना, तो यही वो आइडिया है। मतलब इस दो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। उसी तरीके से मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? तो दोनों अब पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों से फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, है ना। अब जैसे देखिए मैं कहूं कि मिड पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, मिड पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि इस पॉजिटिव के कारण अवे और इस पॉजिटिव के कारण अवे कैंसिल आउट हो जाएगा। मिड पॉइंट है चूंकि दोनों चार्ज भी सेम है, KQ/R², KQ/R² अपोजिट कैंसिल आउट। इससे मत क्लियर एक बात का पता चलता है कि मिड पॉइंट के पास कोई भी फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं किसी पॉइंट पे फील्ड लाइन प्रेजेंट है का मतलब वहां फील्ड है, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट पे तो फील्ड नहीं है। मतलब इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते वक्त मुझे एक बात का ध्यान रखना होगा कि मुझे बीच में कोई फील्ड लाइन नहीं दिखाना होगा। फिर मुझे दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी होगी, तो वही इंटरसेक्ट भी नहीं करने देना है मुझे। तीसरा वो कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताए, है कि नहीं। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड निकालूं तो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड निकालूं तो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। दोनों का रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। यानी मुझे फील्ड लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मुझे फील्ड लाइन ऐसा दिखाना है कि जो टेंजेंट होना वो बिल्कुल बाइसेक्टर पे, मतलब दोनों लाइन के परपेंडिकुलर ली जाए। हो गया, आइडिया मिल गया। अब हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इससे भी निकलेंगे, दोनों चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए दोनों से फील्ड लाइंस निकलेंगे। ध्यान ये रखना है, ये जो फील्ड लाइंस है ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट तो करने ही नहीं देना है। और जैसे जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के आसपास आप आओगे दोनों फील्ड लाइंस की तरफ, तो वहां पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे फील्ड जो होना चाहिए वो इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए, वो इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए, है ना। ध्यान रखेंगे मिड पॉइंट जो है वहां पे कोई फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ये फील्ड लाइन नहीं है, ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। पॉजिटिव से निकलेंगी, इस पॉजिटिव से भी इधर निकलेंगी। तो दिस इज द पैटर्न, है ना। दो पॉजिटिव चार्ज के कारण, अगर दो नेगेटिव चार्ज होता तो सेम पैटर्न होता, लेकिन एरो अंदर की तरफ होता, क्योंकि दोनों पे जो फील्ड लाइंस होते वो क्या करते, टर्मिनेट करते। दोनों पे जो फील्ड लाइंस होते वो क्या करते, टर्मिनेट करते। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप ट्राई करना, होम जूम सेशन में मैं उसको डिस्कस कराऊंगा। मान लो हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा -4q चार्ज है। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरा ड्रॉ करना। ध्यान रखना ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इनकी वजह से आप हमें आप फील्ड लाइन ड्रॉ करना, जस्ट ट्राई करना, हिट एंड ट्राई जैसे मैंने किया। 2-3 बातों का ध्यान रखना है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट करती है। जहां पे फील्ड 0 होता है वहां पे नहीं होना चाहिए फील्ड लाइन प्रेजेंट, और ऐसे ड्रॉ करना है हमें फील्ड लाइन ताकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड लाइन इस प्रकार हम अरेंज करें ताकि दोनों चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ चला जाए। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यही पार्टिकुलरली 2-3 बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हो गया।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लोग जूम सेशन में करेंगे। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस भी कराएंगे, आप देखिएगा, है कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से सिंबल है इसका, फाई, दिस इज द फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी तरीके से एक और फ्लक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जरा सा देखिए। तो देखिए, मान लीजिए कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कहीं पैटर्न है, और यहां पे कोई एरिया है, ये एक एरिया है जिसके परपेंडिकुलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एरिया ए है, जैसे एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, जैसे ये बुक है, ये ऐसे रखा हुआ है ना, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, इस एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एरिया के, एरिया जो है, जो हाइपोथेटिकल एरिया मैंने लिया है आर्बिट्रेरी, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ई जो होता है ना, वो n बाई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई ए, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई ए। मतलब इस बात को इलैबोरेट भी हमने किया था, हमने क्या बोला था कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e इंटू ए, यानी इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका जो नंबर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e इंटू ए। ये भी मैं बोल सकता हूं, जैसे मैं e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई ए बोल रहा हूं, तो मैं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e इंटू ए भी बोल सकता हूं। और यही चीज मुझे gives us the idea of flux। ध्यान ये रखना है यहाँ पे, ये जो एरिया है ना, उसको ये फील्ड लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलरली बिल्कुल क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, यही एरिया में मान लो यही फील्ड सेम पैटर्न रहता, लेकिन मैं एरिया को ऐसे रख देता, एरिया जो है ये, इसी एरिया को मैं 90 डिग्री से गिरा देता, समझना मेरी बातों को, मतलब इन दोनों साइड को मैं सेम रखता और इसको गिरा देता, ऐसे कर देता, तब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसे क्रॉस नहीं करती। इस एरिया को क्रॉस करने का मतलब पेनेट्रेट नहीं करती, है ना, एक भी फील्ड लाइन एरिया को पेनेट्रेट नहीं करती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मुझे यहाँ पे ये जो एरिया मैं लिया हूं, अब आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है कि नहीं है? है। अगर कोई कहे कि एरिया के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। एरिया है कि नहीं है, तो एरिया तो रहेगा ही, एरिया तो कुछ भी होगा, 1 मीटर स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया भी है, फील्ड भी है। लेकिन एक भी फील्ड लाइन क्या कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही है। मतलब ये जो नंबर है ना, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ई और ए के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड कर रहा है ये जो नंबर है, क्योंकि देखिए यहां जरा गौर कीजिए इस एग्जांपल पे, ये एरिया जो है ना बिल्कुल एलॉन्ग हो गया है ना, जैसे ये एरिया है, ये सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जा रही है, कुछ इसके ऊपर से चली गई, ये तो एक हाइपोथेटिकल एरिया है, कुछ नीचे से चली गई, क्रॉस नहीं की, क्योंकि क्रॉस करने का मतलब ऐसे चाहे ऐसे होना चाहिए, इस पूरे एरिया को पेनिट्रेट करने का मतलब ये होना चाहिए, ठीक है ना, पेनिट्रेट करने का मतलब ये होना चाहिए। तो अब इस एरिया के अलॉन्ग फील्ड लाइंस चली गई, एरिया तो है, क्योंकि एरिया तो हम अपने मन से एज्यूम किए हुए हैं, यानी ये ए जो है नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है यहाँ पे, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या है, फील्ड लाइंस पास कर रही है यहाँ से, यानी यहाँ पे इस एरिया के किसी पॉइंट पे अगर मैं जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है नॉन जीरो, एरिया भी है नॉन जीरो, लेकिन ऑलराइट, तो ई भी नॉन जीरो था, ए भी नॉन जीरो था, बट ये एन जो है, जो क्रॉस करने की बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो जीरो है। मतलब एन ई और ए के साथ साथ ई और ए के ओरिएंटेशन पे भी, यानी एरिया के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है ना। जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर गिवन एरिया के थ्रू से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर ही रहे होंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एरिया के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, एरिया के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है।
अब देखिए ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये पैटर्न और मैंने एरिया ले लिया ऐसा, ये मैंने एरिया लिया है ना, या मैं ऐसे बना देता हूं, ये मैंने एरिया ले लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, जितनी फील्ड लाइंस यहां पे क्रॉस कर रही हैं, अगर ये जो समझना, ये एरिया जो मैं पहले सबसे फर्स्ट केस में बिल्कुल ऐसे लिया था, बिल्कुल है ना, आपके सामने ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना, स्ट्रेट तो है नहीं, मतलब परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है ना। मान लो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी ऐसे ही जा रही हैं, सपोज ऐसे ही जा रही हैं, लेकिन इस एरिया को अब ऐसे ना रख के मैं ऐसे रख दूं, तो एक भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं किया, जो कि ये केस था, एक भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया भी है, लेकिन फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि एन नहीं आया। अब चलिए, अगर मैं इस एरिया को ऐसे ना रख के ऐसे रख दूं, एंगल पे रख दूं कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, अभी भी क्रॉस कर रही हैं, ऐसे करने पे जीरो हो जाएगी, एक भी फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी जो फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे रखूं इस ओरिएंटेशन पे, तो अभी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन उतनी नहीं कर रही है जितनी इस ओरिएंटेशन में कर रही होंगी, क्योंकि इस ओरिएंटेशन में ये सारी की सारी फील्ड लाइंस को इस एरिया से होकर गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस एरिया को थोड़ा सा किसी एंगल पे टिल्ट कर दूंगा, तो अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो निकल जाएंगी। जैसे ऐसे करूंगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पहले यहां पे क्रॉस कर पा रही थी, यहां पे वो नीचे से निकल जाएंगी, यानी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब मिसिंग हो जाएंगी। मिसिंग हो जाने का मतलब फ्लक्स कम हो जाएगा। और टिल्ट करूंगा तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिस कर जाएंगी, और टिल्ट करूंगा और मिस कर जाएंगी, और जैसे ही मैं एरिया फील्ड लाइन के अलोंग रख दूंगा एरिया को, एक भी फील्ड लाइन इसे क्रॉस नहीं करेंगी। यानी एरिया का ओरिएंटेशन के साथ इस एन का क्या रिलेशन है, ये भी आप अब देखो। तो देखिए यहां कहा क्या गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एरिया का डायरेक्शन किधर है। अब यहां बात आती है, ये एरिया का डायरेक्शन जो होता है, याद रखना इस टॉपिक में एरिया का डायरेक्शन हम सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे। किसी भी ओपन एरिया का डायरेक्शन, ओपन एरिया का मतलब कोई भी 2D स्ट्रक्चर मैं जैसे ही देखूंगा, अगर वो ओपन हो, ओपन का मतलब किसी 3D का वो पार्ट ना हो, जैसे ये ओपन एरिया है, ये क्या है, ओपन एरिया है, ये बुक जो है, जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ओपन एरिया है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ऐसे बुक, 6 बुक मैं लाऊं, 6 बुक्स ऐसे ले करके अगर मैं डब्बा बना दूं, यानी क्यूब या क्यूबॉइड बना दूं, तब इस फेस का ये एक क्लोज फिगर का पार्ट हो जाएगा, क्लोज फिगर का पार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। ओपन सरफेस, जैसे ये सरफेस आपको केवल एक 2D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सरफेस आपके लिए क्या है, ओपन सरफेस। अब ओपन सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर लेते हैं, तो ओपन सरफेस एरिया का डायरेक्शन हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं। जैसे ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस का परपेंडिकुलर किधर भी ले लो, आप अपनी तरफ ले लो या मेरी तरफ ले लो, इसका डायरेक्शन दोनों चलेगा, क्योंकि ये ओपन सरफेस है। ध्यान रखेंगे, ओपन सरफेस का जो डायरेक्शन होता है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें ओपन सरफेस एरिया की अगर बात किया जाए और उसके डायरेक्शन की बात की जाए, तो हम आर्बिट्रैरली कहीं भी ले सकते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब या तो हम अपनी, जैसे हम मैं किसी ओपन सरफेस एरिया को देख रहा हूं, तो उसका डायरेक्शन मैं किधर ले सकता हूं, तो अपनी तरफ भी ले सकता हूं या अपने से अवे भी ले सकता हूं, एरिया के लेकिन परपेंडिकुलर लेना होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लेना होगा। जैसे ये जो एरिया मैंने बनाया, मान लो ये ABCD है, रेक्टेंगल है, जैसे ये, इसका डायरेक्शन मैं किधर लूंगा, तो एरिया के परपेंडिकुलर, यानी इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है ना। ओके, इधर की तरफ मैं एरिया का डायरेक्शन लूंगा। ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और यहां पे इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में एक एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो जैसे मैंने यहां कहा था ना, यहां पे जो फील्ड लाइंस मैंने निकाला था, तो या इस पहले केस में क्या था, तो सारे के सारे फील्ड लाइंस बिल्कुल एरिया के परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे थे। तो यहां पे अगर मैं फ्लक्स निकालता तो वो हो जाता E इंटू ए, क्या हो जाता, E इंटू ए। लेकिन यहां पे जब मैं फ्लक्स निकालूंगा, तो मैं अब देखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया के अलोंग क्या है, क्योंकि अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इस केस में क्या है, पैरेलल नहीं है। जैसे समझ में आ रही है, मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रही है, यहां पे कर रही थी, तो फ्लक्स सीधे E इंटू ए हो गया। अब मुझे यहां क्या करना होगा, तो यहां इसी जैसा सिचुएशन अगर क्रिएट करना चाहूं, फर्स्ट केस जैसा, सपोज दिस केस इज ए, दिस केस इज बी
एंड दिस केस इज सी, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया के अलाउंग, क्योंकि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एरिया के ही अलाउंग थी, क्योंकि कोई कहेगा कि यहाँ का एरिया का डायरेक्शन किधर था, तो इधर ही था, इस एरिया का डायरेक्शन किधर था, इधर ही था, उधर ही फील्ड भी थी, लेकिन यहाँ पे एरिया और फील्ड में थीटा एंगल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर एरिया की तरफ ले लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर मैं एरिया की तरफ ले लूँ, या मैं इसी एरिया का इफेक्टिव कंपोनेंट ले लूँ, एरिया भी चूंकि वेक्टर है तो मैं एरिया का भी कंपोनेंट ले सकता हूँ फील्ड के लॉन्ग, तो एरिया का कंपोनेंट अगर मैं फील्ड के लॉन्ग लूंगा तो मुझे ए कॉस थीटा लेना होगा, या फील्ड का कंपोनेंट एरिया के परपेंडिकुलर लूंगा, मतलब एरिया के अलोंग लूंगा, एरिया का अलोंग यानी एरिया के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मुझे फील्ड का कंपोनेंट एरिया के डायरेक्शन के अलोंग लेना होगा तो मुझे इधर कौन सा कंपोनेंट लेना होगा, ई कॉस थीटा। तो यहां फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू ए, या मैं लिख सकता हूं ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है फ्लक्स को, इसीलिए दो सिचुएशन से, यहां पे अगर फ्लक्स की बात करो तो यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इन तीनों सिचुएशन को मिला देने से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला फ्लक्स का, है ना। साइंटिस्टों ने बताया कि किसी भी एरिया के थ्रू से डी फाई, स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए। डॉट क्यों ले रहे हैं हम, अब आप देखिए, जैसे यहां देखिए, यहां पे एरिया का डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, चाहे नीचे की तरफ, ओपन है तो कहीं भी ले सकते थे, और फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90। आप करके देखो, ई डॉट ई इधर, ए ऊपर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा कितना है, 90, तो देखो फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो जिधर ई उधर ही ए, तो ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो ई इंटू ए, देखो यहाँ फ्लक्स ई इंटू ए है। उसी तरीके से यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा, क्योंकि ई और ए के बीच का एंगल कितना था, थीटा। इसीलिए एक फॉर्मूला आया कि स्मॉल फ्लक्स थ्रू एनी एरिया, आर्बिट्रेरी एरिया, इज ई डॉट डी ए, और इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल फ्लक्स ओवर द इंटायर एरिया। यानी दिस इज द, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जनरल डिफिनीशन है फ्लक्स का। किसी भी, आज के बाद किसी भी एरिया के थ्रू से अगर आपको फ्लक्स निकालना हो, कोई भी आर्बिट्रेरी एरिया जहां से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है ना, तो उस एरिया के थ्रू से फ्लक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, इट्स ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ये कैलकुलस का फॉर्मूला है। अगर यहीं पे अगर ई यूनिफॉर्म हो जाए, जैसे एरिया के, जिस एरिया के थ्रू से मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं या निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूं, अगर उस एरिया के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, जैसे यहां था यूनिफॉर्म था, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, तो एरिया के हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो ई कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो उस केस में हो जाएगा ई डॉट ए, है ना, डी फाई ई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई डॉट ए, डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ केवल डी ए बचेगा, डॉट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी टोटल एरिया ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए। लेकिन ये कब वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है, ये ऑलवेज। लेकिन ये कब, डी फाई ई का इंटीग्रेशन यानी टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, इसे हर जगह यूज नहीं कर सकते हम, इसे वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पे एरिया जो है, जिस एरिया के थ्रू से मुझे फ्लक्स निकालना है, उस एरिया के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट वेक्टर है और कुछ एरिया दिया हुआ है, तो फ्लक्स निकालने के लिए सीधे ई डॉट ए कर देंगे। आई बात समझ में? आई रिपीट द स्टेटमेंट, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ए कांस्टेंट, देन फ्लक्स थ्रू एनी एरिया इज सिंपली ई डॉट ए। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं करा देता हूं। जैसे क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप। what is the flux
थ्रू ए 1 मीटर स्क्वायर एरिया, या कुछ ले लो 2 मीटर स्क्वायर एरिया इन वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन। ये क्वेश्चन है, मतलब किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और फ्लक्स पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए 2 मीटर स्क्वायर एरिया इन वाईजेड प्लेन। मतलब वाईजेड प्लेन में एक 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं दिया है लेकिन डायरेक्शन अब हम निकाल सकते हैं। वाईजेड प्लेन, ठीक है ना, जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, ये मेरा x है, इधर ये हमारा x है और ये y है, यानी xy प्लेन है ये, तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? अगर ये ओपन एरिया है, xy प्लेन में है ये व्हाइट बोर्ड, तो इस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? तो सरफेस के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन आया? z। परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन आया? z। यानी xy प्लेन का कोई भी एरिया हो, उसका डायरेक्शन किधर की तरफ चला जाएगा? तो या तो z एक्सिस की तरफ चला जाएगा, नहीं तो माइनस z एक्सिस की तरफ। फ्री है, हम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ओपन एरिया का डायरेक्शन हम किसी भी तरफ ले सकते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। उसी तरीके से xy प्लेन का जब एरिया z में आ रहा है, तो yz प्लेन का एरिया किसमें चला जाएगा? yz प्लेन में कोई भी ओपन एरिया हो, उसका डायरेक्शन हम किधर ले सकते हैं? तो x एक्सिस की तरफ ले सकते हैं या माइनस x एक्सिस की तरफ ले सकते हैं, क्योंकि प्लेन yz है। उसी तरीके से xz प्लेन होता, मान लो कोई एरिया है वो xz प्लेन में है, उसका डायरेक्शन हम किधर ले सकते हैं? तो xz प्लेन में है वो, यानी डायरेक्शन उसका y की तरफ होगा, प्लस y में या माइनस y। तो देखिए यहां अब गौर कीजिए इस क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2i कैप प्लस 3j कैप। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? तो कांस्टेंट। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? कांस्टेंट। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, E डॉट ए। तो E तो वेक्टरली मुझे पता है, A क्या है? तो A को मैं लिख सकता हूं 2 मीटर स्क्वायर यानी 2, और yz प्लेन का एरिया किधर ले लूंगा मैं? x एक्सिस की तरफ, तो आप ले लो 2i कैप, 2i कैप। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा फाई ई हो जाएगा E डॉट ए, E डॉट ए यानी 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 2i कैप। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, तो हम जानते हैं दो वेक्टर जब i j k के फॉर्म में हो और डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, तो क्या करते हैं? i वाले को i वाले से, j वाले को j वाले से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए इधर 2i कैप प्लस 3j कैप है और इधर केवल 2i है। 2i का मतलब मैं 0j लिख सकता हूं, j नहीं है यानी 0j है, j का कोएफिशिएंट 0। तो देखिए मैं फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगर मैं सॉल्व करूंगा, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, तो i का कोएफिशिएंट 2, i का कोएफिशिएंट 2, 2 2 जा 4 प्लस j का कोएफिशिएंट 3, j का कोएफिशिएंट 0, 3 इंटू 0 0, दैट इज 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट आंसर। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। यूनिट कितनी हो जाएगी? तो अगर ऐसा यूनिट की बात करो, है ना, अगर ऐसा यूनिट की बात करो, तो फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया की यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप डायमेंशन भी निकाल लेना, है ना, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप डायमेंशन निकालना, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे मुझे जवाब भेजना। ओके, थैंक यू।